हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट हमारा विलियन, तो हम लोग इसके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स जो अभ्यास प्रश्न वाले क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, जिसका ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो है ये न्यूमेरिकल्स का या अभ्यास प्रश्न जो है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उस पर जो अभ्यास प्रश्न है उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, इस पे आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.8 से लेके आगे तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.8 से लेके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले के 2 वीडियो और आ चुके हैं जिनमें हमने 1.1 से लेके 1.7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आप लोग अपनी बुक से भी मिलाते चलना, एनसीईआरटी वाली बुक से क्वेश्चंस को एकदम मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको सॉल्व जरूर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सब लोग यार कॉपी पेन निकाल लो अपनी। ठीक है, मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1.8 है आपका, अभ्यास प्रश्न का है। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पढ़ो, 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4OH का होल ट्वाइज तथा 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.072 ग्राम प्रति मिलीलीटर इनवर्स ग्राम मिलीलीटर इनवर्स या ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो विलयन की मोलरता भी ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन ने कहा आपको सबसे पहले एथिलीन ग्लाइकॉल का भार दिया गया 222.6 ग्राम, फिर कहा गया 200 ग्राम जल को मिलाकर प्रति हिम मिश्रण बनाया गया। आप कह रहा है इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। यदि विलयन का घनत्व जो हो इतना हो तो आप क्या कीजिए, मोलरता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर भी चुके हम लोग, इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी आपका जितने इसके पहले क्वेश्चन हुए उसमें 2 क्वेश्चन आपके इसी टाइप के थे जिसमें घनत्व भी दिया जाता था और मोलरता भी निकालनी होती थी। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन पे देखो, इसको हल करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते इसे। आपको क्या दिया गया क्वेश्चन पे, पहले वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन पे दिया गया है 222.6 ग्राम, क्या दिया गया है, C2H4OH का होल ट्वाइज जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। C2H4OH का होल ट्वाइज जिसका क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकॉल। फिर कह रहा है 200 ग्राम जल, 200 ग्राम क्या दिया गया, जल का सूत्र भी पता होगा सबको, H2O। ठीक है, आप कह रहा है प्रतिहिम मिश्रण बनाया गया तो विलयन की मोललता ज्ञात करो, मोललता ज्ञात करो। तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, मोललता। सिंपल पहला स्टेप पहले सॉल्व करते हैं। आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का भार दिया गया है, 200 ग्राम जल दिया गया है, आपको मोललता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मोललता ज्ञात करनी है, तो मोललता का सूत्र पता होना चाहिए। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा। और ये बात भी सबको पता है कि मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको विलेय का अणुभार चाहिए होता है। तो इसलिए विलेय यहाँ पे कौन है, ये है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका अणुभार निकाल लेते हैं। तो C2H4OH का होल ट्वाइज जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका अणुभार निकालते हैं, इसका अणुभार। ठीक है, अणुभार निकालना है तो कार्बन का अणुभार सबको पता है 12 होता है। कितने कार्बन, 12, एक का होता है। ठीक है, एक कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है तो 12 गुणे 2। ठीक है, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन तो 12 गुणे 2। हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, एक हाइड्रोजन का 1 तो प्लस लगाओ, 1 गुणे 4, कितने हैं, 4 है तो 1 गुणे 4 प्लस। फिर यहाँ पे है OH का होल ट्वाइज, मतलब यहाँ पे देखें तो O भी आपके पास 2 हैं और H भी 2 है, क्योंकि OH के बाहर 2 लगा है, मतलब O भी आपके पास 2 है और H भी आपके पास 2 है। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, जब यहाँ पे 2 लगा है तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 गुणे 2। फिर प्लस लगाओ, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने, 2, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 1 गुणे 2। बस निकाल लो यहाँ पे, 12 दूना 24 प्लस 4, 16 दूना 32 प्लस 2 मिला के 24 4 28, 2 30 30 60 2 62 62 आ जाएगा अणुभार। सिंपल है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये याद रखो, आसानी से आप निकाल सकते हो। 62 आ गया है अणुभार किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4OH का होल ट्वाइज का। ठीक है, अब निकालना क्या है, मोललता निकालनी। तो मोललता का सूत्र लगाते हैं, मोललता बराबर, ठीक है, मोललता बराबर
विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या या विलेय के मोल बटे में क्या होता है भैया मोलल, पहले आपको क्या निकालनी मोललता, हाँ विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार लिखा जाता है ग्राम में और ऊपर हो जाता है 1000 का गुणा। ये होता है मोललता का सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का भार ग्राम में ऊपर 1000 का गुणा। आप देखो विलेय के मोलों की संख्या को आप लिख सकते हो विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, तो विलेय का भार लिख देते हैं बटे में क्या लिख देते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या की जगह। अब बटे में विलायक का भार था तो ये इसके गुणे में आ जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 1000 का गुणा। ये सिंपल सूत्र बन जाएगा जाके विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार ऊपर 1000 का गुणा। आप सारी वैल्यू रख लो, निकाल लो। विलेय का भार अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल विलेय था, इसका भार है 222.6 ग्राम, 222.6। ठीक है, बटे में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार आपको यहाँ पे हमने निकाला 62 आया, 62 लिख दो। ठीक है, आप गुणे में विलायक का भार, विलायक कहाँ है 200 ग्राम लिखा हुआ है, 200 ग्राम हो गया। ठीक है, ऊपर 1000 का गुणा है तो 1000 का गुणा कर लो। ठीक है, सिंपल देख सकते हो विलेय का भार 222.6 ग्राम, अणुभार 62 और 1000 का गुणा बटे में विलायक का भार 200। ठीक है, तो सिंपल इतनी वैल्यू आ गई। अब आपको करना इसे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर से अगर देखें 200 है ऊपर 1000, 200 से 1000 को काट सकते हो, 200 पंचे 1000, 5 आ जाएगा। आप देखो क्या करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। आप क्या करो, इस 5 का गुणा कर दो इस 222.6 पे, तो 5 का 6 पे गुणा, 5 छक्का 30, 0 की 3 हासिल, 5 दूना 10 और 3 मिला के 13 की 3 1 हासिल, 5 दूना 10 और 1 मिला के 11 की 1 हासिल, 5 दूना 10 1 11। ठीक है, 11 और 130, एक अंक पे दशमलव लगा दो, ये आ जाएगा। और अपॉन में कितना है 62 लिख दो। तो यहाँ पर से आ गया 1113 बटे में 62। ठीक है, 1113 बटे में 62 या 62। अब अगर बात करें मोललता का जो मान आएगा, आपको 62 का भाग दे देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। मोललता बराबर, देखो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, हमने निकाला था, तो आप लोग 62 का सिंपल भाग दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भाग देने पे जो वैल्यू आएगी मोललता की, मोललता बराबर आ जाएगा 17.95 ग्राम, सॉरी मोललता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, क्योंकि विलेय का मोल होता है ना, तो मोल का मात्रक मोल और भार का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, तो मोललता बराबर 17.95 मोल प्रति किलोग्राम या मोल प्रति केजी। तो ये मोललता आपने सिंपल निकाल ली है, सिंपल ये वैल्यू दी गई थी, मोललता निकल गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, यदि विलयन का घनत्व 1.072 हो, तो लिखते हैं यहाँ पे विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व जो क्वेश्चन में दिया हो सिंपल नोट करते जाओ, सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। विलयन का घनत्व है 1.072 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आपको विलयन के घनत्व का सूत्र पता होना चाहिए। विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन। तो घनत्व की जगह आप क्या लिख सकते हो, विलयन का द्रव्यमान, और अपॉन में लिख सकते हो विलयन का आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन को घनत्व बोला जाता है, विलयन का आयतन, और बराबर में क्या है 1.072। देख सकते हो क्या किया है, घनत्व का फॉर्मूला लगा दिया, विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन और इक्वल टू में 1.072। ठीक है, आप क्या करते हैं, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पे ये विलेय दिया गया है और ये आपको विलायक दिया गया है। ठीक है, ये विलेय है, ये है विलायक। आप देखो विलेय और विलायक पता तो विलयन नहीं निकाल सकते, विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, दोनों का भार जोड़ दो तो 222.6 और प्लस का 200 जोड़ दो यहाँ पे, तो 222.6 प्लस 200 ये मिला के क्या हो जाएगा आपका, किसका भार हो जाएगा ग्राम में, ये भार हो जाएगा विलयन का, क्योंकि ये विलेय का है ये विलायक का, दोनों को जोड़ दोगे तो विलयन का भार बटे में विलयन का आयतन। विलयन के आयतन को v मान लेते, इसे निकालना है आपको, यहाँ पे आ जाएगा 1.072। ठीक है, यहाँ पर से v की वैल्यू निकालो तो v बराबर हो जाएगा, v को उधर भेज दो तो इधर देखो पहले 222.6 और 200 को जोड़ते हैं तो 422.6 आ जाएगा और बटे में ये 1.072 वाली वैल्यू।
ठीक है। और ये आएगा किस पे, लीटर, सॉरी मिलीलीटर पे है तो मिलीलीटर पे आ जाएगा। ये आ गया क्या, विलियन का आयतन मिलीलीटर पे। ठीक है, देख सकते हो ध्यान से, ये आपको विलियन का आयतन मिल गया मिलीलीटर पे। अब आपको निकालना है क्या, मोलरता। सिंपल देख लो कैसे निकला था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। विलियन का द्रव्यमान कैसे आएगा, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, मतलब 222.6 प्लस 200 मिला के 422.6 और बटे में 1.072 और इसे आयतन को v मान लिया तो v बराबर इतना आ गया, ये मिलीलीटर पे हो गया। अब निकालना है मोलरता, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम इधर वाली वैल्यू को इरेज करके मोलरता का आपको निकाल के दिखा देंगे। इतना तो सबको समझ में आ गया, इसको इरेज करके आपको मोलरता यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मोलरता निकाल के दिखाते हैं। देखो मोलरता की बात करें, मोलरता का सूत्र सबको पता होना चाहिए पहले। मोलरता बराबर सूत्र बताओ क्या होता है। मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। ठीक है, और आयतन अगर मिलीलीटर पे हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर दिया जाता है। तो सिंपल विलेय के मोलों की संख्या को आप डायरेक्ट पहले लिख लो, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ठीक है, क्योंकि मोलों की संख्या को यही तो लिखोगे, विलेय का भार अपॉन में क्या लिखोगे, विलेय का अणुभार। तो सिंपल यहाँ पे लिख लिया गया विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, और गुणे में क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन। ठीक है भैया, विलयन का आयतन, और आयतन अगर मिलीलीटर पे हो तो ऊपर 1000 का गुणा कर दिया जाता है। लीटर पे हो तो 1000 का गुणा नहीं करना। अगर क्वेश्चन पे यहाँ पे वैल्यू लीटर पे दी हो तो आपको यहाँ पे 1000 का गुणा नहीं करना, मिलीलीटर पे दी हो तो कर लेना। आप सारी वैल्यू रखो और निकाल लो मान मोलरता का। विलेय का भार, विलेय का भार आपको दिया गया था, ये था विलेय का भार। ठीक है, इरेज कर दिया, सॉरी स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप लोगों को याद होगा। विलेय का भार था 222.6 ग्राम, और अणुभार हमने 62 निकाला था। ठीक है, पूरा इरेज कर दिया, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया और देख लेना उस पर। विलेय का भार ये आपका आया था 222.6 एथिलीन ग्लाइकॉल का भार, और अणुभार 62 हमने निकाल लिया था, तो 62 इंटू में विलयन का आयतन ये निकला है 422.6 बटे में 1.072 और ऊपर 1000 का गुणा। सिंपल देख सकते हो, विलेय का भार 222.6, अणुभार यहाँ पे 62 इंटू विलयन का आयतन 422.6 बटे में 1.072 और ऊपर 1000 का गुणा। अब यहाँ पे देखोगे इसे सॉल्व करना है तो ये वाली वैल्यू आपका ऊपर गुणा हो जाएगा जाके, तो 222.6 गुणे 1000 बटे में, और ये वाला आपका ऊपर गुणा होगा तो 1.072 का गुणा हो जाएगा, बटे में 62 इंटू 422.6। ठीक है, देख लो ध्यान से, 222.6 ऊपर 1000 है, इसका ऊपर जाएगा तो 1.072 का भी गुणा, नीचे बचा 62 गुणे 422.6। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे भी 3 अंक के बाद 1 दशमलव है, यहाँ भी 3 अंक के बाद 1 दशमलव है, तो ये वाला दशमलव इस वाले दशमलव से कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो ऊपर भी बराबर में ही दशमलव है, ये 422.6 था, वो 222.6 था, 3 अंक बाद दशमलव इस पर भी इसमें भी, तो दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से आपका सिंपल कितना बच जाएगा, 222 और यहाँ पे 6 बट्टे में कितना आएगा, 422 और 6, और यहाँ पे 62 भी है तो 62 भी लिख लो। देख लो ध्यान से, ये 222 और 6 वाला ये आया, 422 और 6 वाला ये आया इंटू 62। अब यहाँ पे भी वही चीज़ करो, इसका गुणा कर दो, ये जो 1.072 है इस पे 1000 का गुणा कर दो, तो 1.072 इंटू 1000। आपको आसान करने के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1.072 था तो इस पे 1000 का गुणा करोगे तो 1072 और 3 जीरो लगा लो। ठीक है, देख लो यहाँ पे 1072 और 3 जीरो लगा लो, फिर दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 1 2 3 अंक पे, तो यहाँ पे बीच में दशमलव लग जाएगा, तो सिंपल वैल्यू आएगी 1072। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 222 अर्थात 2226 इंटू 1072 बट्टे में 4226 गुणे 62। ये वैल्यू आ गई, इसलिए कर दिया, दशमलव हट जाएंगे तो आराम रहेगा। आप क्या करना है, इसका और इसका ऊपर वालों को गुणा कर लो, नीचे वाले का गुणा कर लो और भाग दे दो, तो आपकी जो मोलरता आएगी वो हम आपको यहाँ पे बता देना है, आंसर कितना आएगा। ठीक है, मोलरता कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो मोलरता आ जाएगी वो आ जाएगी 9.107 मोल प्रति लीटर आंसर। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं करना, ऊपर वालों का गुणा करके नीचे वाले गुणा करके आपस में भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, देख सकते हो भैया आराम से आपने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, कुछ नहीं था, 222.6 ग्राम इतना दिया था एथिलीन ग्लाइकॉल, 200 ग्राम जल था, विलयन की मोलरता पहले बता दो, फिर जब घनत्व इतना हो तो मोलरता निकाल लो। तो हमने अणुभार आराम से निकाल लिया था, फिर यहाँ पे मोलरता निकाली, ठीक है, इस घनत्व से, और फिर घनत्व दिया था तो घनत्व से मोलरता भी निकाल ली। पहले मोलरता ये निकली थी, फिर इसके बाद घनत्व का फॉर्मूला लगा के द्रव्यमान बटा आयतन लगा के आयतन निकाला, फिर मोलरता का सूत्र लगा के मोलरता भी निकाल दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आशा करते हैं सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1.8 था। आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आपको समझा रहे, टाइम लगे लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो इसका, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप भैया देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1.9 कह रहा है एक पेयजल का नमूना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सॉल्व करना है आपको। लिखा है एक पेयजल का नमूना क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है। पहला नंबर पूछा गया, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। दूसरा नंबर, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लो एक बार फिर से। एक पेयजल का आपके पास नमूना है, ठीक है, एक पीने वाले जल का नमूना है जिसमें क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और ये द्रव्यमान में है। तो सिंपल देखो क्वेश्चन आपको समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे लिखते हैं सॉल्व करते हैं इसे। आपसे कहा गया पेयजल का नमूना जिसमें क्या मिलाया गया है, क्लोरोफॉर्म मिलाया गया है, CHCl3। क्या मिलाया गया भैया आपके पास, क्लोरोफॉर्म आपने मिला दिया CHCl3 को। ठीक है, क्लोरोफॉर्म मिलाया गया। आप कहा गया क्लोरोफॉर्म से कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm। 15 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का क्या मतलब होता है 10 लाख, अर्थात 10 की पावर 6 भाग। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 भाग। ठीक है, सिंपल सी बात है। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख और मतलब 10 की पावर 6। तो यहाँ पर से 15 ppm का क्या मतलब हो जाएगा, 15 ppm का मतलब हो जाएगा आपका कि 15 ग्राम विलेय। 15 ग्राम विलेय, विलेय की जगह कौन है, क्लोरोफॉर्म। तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में, क्योंकि आपको यहाँ पे द्रव्यमान में दिया गया। ये 15 ppm जो है ये आपको द्रव्यमान में दिया गया, अर्थात द्रव्यमान में बात होगी, ग्राम में बात होगी। ठीक है, बात कहाँ पे होगी, द्रव्यमान में बात होगी, इसलिए हमने लिखा 15 ग्राम आपका CHCl3 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में। यही चीज़ आपको समझना है, आगे तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व ही हो जाएगा। जो लोग इसको समझ गए, ठीक है, ppm को, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता। ये एक सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपसे 15 ppm कहा गया। 15 ppm का ये मतलब देखो, 1 ppm का मतलब है 10 की पावर 6 ग्राम। ठीक है, 15 ppm कहा गया तो 15 ग्राम CHCl3 10 की पावर 6 ग्राम विलियन में, ये आपको पता चला। तो 15 ग्राम ये जो आपको CHCl3 मिला, ये आपको किसका भार मिला, विलेय का भार मिला। ये किसका भार है, विलेय का भार, विलेय का भार। और ये जो आपको 10 की पावर 6 ग्राम विलियन मिला, ये विलियन का भार है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पहला नंबर है कि इसमें द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। इसे 15 ppm को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है पहले समझो। द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे में विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। अगर आपसे हम कहें मान लो 20% NaCl है आपका द्रव्यमान प्रतिशत पे, तो उसका मतलब होता है 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। ठीक है, 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में। ये चीज़ें हमने आपको समझा रखी पूरा। ठीक है, सिंपल सी बात करें क्या, 20% NaCl आपको दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत आपको 20% दिया गया है, तो मतलब कि 20 ग्राम NaCl 100 ग्राम विलियन में, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत का ये मतलब होता है कि 100 ग्राम विलियन में कितना विलेय उपस्थित है।
ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का ये मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, उसे ही द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम क्लोरोफॉर्म उपस्थित है ये निकाल लेते हो तो वही द्रव्यमान प्रतिशत होगा। आपको निकाल के बताते फिर समझाते। देखो इसे जैसे आपने लिखा 15 ग्राम CaCl3 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में, लिखते 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में 15 ग्राम CaCl3, मतलब उल्टा लिख दिया, ठीक है। 15 ग्राम CaCl3, इधर वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर चला गया। तो अगर 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में 15 ग्राम CaCl3, तो बात करें 1 ग्राम विलयन में, 1 ग्राम विलयन में कितना हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम विलयन में निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में इसका भाग हो जाएगा 15/10 की पावर 6 ग्राम CaCl3, ठीक है। सिंपल सी बात है, 10 की पावर 6 ग्राम विलयन में 15 ग्राम CaCl3, तो 1 ग्राम विलयन में हो जाएगा 15/10 की पावर 6 ग्राम CaCl3, ठीक है। 15/10 की पावर 6 ग्राम, मतलब 10 की पावर 6 में 15 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। अब आपसे हम कह रहे हैं आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम आपका उपस्थित होता है विलेय, उसी को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में कितना विलेय उपस्थित है उसे द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 100 ग्राम विलयन में निकाल ले कितना आपका क्लोरोफॉर्म उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में आपका विलेय कौन है, क्लोरोफॉर्म ही तो है। तो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में कितना उपस्थित है क्लोरोफॉर्म। तो देखो जब 1 ग्राम में इतना उपस्थित, तो 100 ग्राम में निकालोगे तो 100 का गुणा हो जाएगा, तो 15/10 की पावर 6 गुणे 100, आपका ये जो निकल के आएगा यही द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो देख सकते हो इस 10 की पावर 6 को ऊपर भेजते हैं तो यहाँ पर से 15 गुणे 10 की पावर 6, तो 10 की पावर -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो इसको 10 की पावर 2 लिख दो, ठीक है। सिंपल देख लो, 15/10 की पावर 6 था, ये 10 की पावर 6 लिखा है, 106 नहीं 10 की पावर 6, ये 10 की पावर में 6 है, ठीक है। तो 10 की पावर 6 को ऊपर भेजोगे 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये जो 100 लिखा है इसको 10 की पावर 2 लिख दिया। आप देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 15 गुणे में 10 की पावर -6 और 10 की पावर 2 मिलके हो जाएगा 10 की पावर -4, और यही आएगा प्रतिशत, यही है द्रव्यमान प्रतिशत, यही है द्रव्यमान प्रतिशत भैया, यही है द्रव्यमान प्रतिशत। सिंपल जो ये निकल के आया यही आपका द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात थी, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म दिया गया था और 15 ppm में आपको दिया गया था, द्रव्यमान में कहा गया था, ठीक है। कहा गया था संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है, तो आपने 15 ppm, ppm का मतलब होता है 10 की पावर 6 भाग, ठीक है। 10 की पावर 6 भाग, मिलियन है ना, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख, अर्थात 10 की पावर 6 भाग, ठीक है। तो 15 ppm था, मतलब 15 ग्राम CaCl3 10 की पावर 6 ग्राम मिलियन में, तो आपने इसको उल्टा लिख दिया, 10 की पावर 6 ग्राम मिलियन में कितने ग्राम CaCl3, 15 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम मिलियन में निकाला तो 15/10 की पावर 6 ग्राम CaCl3। अब आपसे कह रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत का ये मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, इसे कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। 100 ग्राम विलयन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, इसे द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम विलयन में निकाल लिया 15/10 की 6, और यहाँ पे 100 ग्राम में निकाल लो तो 100 का गुणा निकाल लो, 15 गुणे 10 की पावर -4% आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। ये आ गया द्रव्यमान प्रतिशत। पहला पॉइंट आपका सॉल्व है, ठीक है, पहला पॉइंट आपका सॉल्व है। अब दूसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट ये आपका निकल के आया है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। 2 पॉइंट पूछे गए हैं, पहला द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, दूसरा जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। अब की बार आपको ज्ञात करना है मोललता, मोललता भैया ज्ञात करना है। मोललता का सूत्र आपको पता है, अभी बताया था, विलेय का भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, ठीक है, बटे में विलेय का अणुभार, अणुभार, और गुणे में क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार, और ऊपर हो जाएगा 1000 का गुणा। यही चीज़ तो होता है फॉर्मूला, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार, और इंटू में विलायक का भार, और ऊपर 1000 का गुणा। तो विलेय का भार कितना है, 15 ग्राम ये दिया गया है, तो 15 ग्राम यहाँ पे लिख देते हैं विलेय का भार। अब यहाँ पे बात आ जाएगी विलेय का अणुभार निकालने की, कि विलेय का अणुभार कैसे निकाला जाए। तो विलेय का अणुभार, विलेय है क्लोरोफॉर्म, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का अणुभार निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CHCl3 का क्या निकाल लेते हैं, अणुभार, ठीक है। CHCl3 का अणुभार निकालते हैं तो कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5,
ठीक है। क्लोरीन का 35.5 होता है, 3 क्लोरीन तो 35.5 गुणे 3, ठीक है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 3 है तो 3 का गुणा। आप सॉल्व करो, 12 1 मिला के 13, 35.5 में 3 का गुणा, 3 पजा 15 की 5, 1 हासिल, 3 पजा 15 और 1 मिला के 16 की 6, 1 हासिल, 3 3 को 9, 1 10। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव लगा दो, जोड़ दो इसे तो 106.5 प्लस 13 मिला के 119.5, 119.5 आ जाएगा अणुभार। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, विलेय का अणुभार 119.5। विलेय का भार 15 ग्राम, अणुभार निकाल लिया 119.5। अब बात आती विलायक का भार। विलायक का भार कहाँ से आए, तो आपको विलेय का भार पता है 15, विलाय और विलियन का भार पता है 10 की 6। तो विलियन का अगर 10 की 6 है, विलेय का है आपका 15। तो अगर हम 10 की पावर 6 से 15 घटा दे तो आपको मिल जाएगा क्या, देखो विलायक का भार बराबर सूत्र हो जाएगा, विलायक का भार बराबर हो जाएगा विलियन का भार माइनस विलेय का भार, ठीक है। विलियन का भार माइनस में विलेय का भार। विलियन का भार है 10 की पावर 6, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, ठीक है। 10 की पावर 6 का मतलब 6 जीरो और -15, ठीक है, -15। तो अगर आप यहाँ पे 10 लाख से 15 घटाओगे तो कितना आएगा वैल्यू बताओ। 10 लाख में मान लो 10 लाख है आपके पास, उसमें से 15 रुपये हटा लिए जाए तो एकदम बहुत कम का फर्क आएगा, बहुत कम का फर्क आएगा। तो इस वैल्यू को हम एकदम नगण्य मान लेंगे, इस 15 को, ठीक है। इस 15 को निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि 15 एक छोटी वैल्यू किसके सामने, इस 10 लाख के सामने। इस 10 की पावर 6 या 10 लाख के सामने 15 एकदम छोटी सी वैल्यू है, क्योंकि 10 लाख कितना बड़ा और 15 रुपये कितना छोटा, ठीक है। तो आपको 15 को निगलेक्ट कर देना और यहाँ पे जो विलायक का भार है इसे आपको सिंपल यही विलियन के भार के इक्वल लिखना है 10 की पावर 6, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख देना है 10 की पावर 6। ऐसा क्यों किया गया समझ लो भैया। आपका विलियन का भार 10 की 6, अगर 10 की 6 से 15 घटाओगे तो मतलब 15 कितनी छोटी सी वैल्यू है 10 की पावर 6 के सामने, तो इसलिए 15 को आपको नगण्य मान लेना, नेगलेक्ट कर देना है। केवल यहाँ पे आपको इस 10 की पावर 6 को लिख देना है, ठीक है। क्योंकि आता क्या 10 की पावर 6 माइनस 15, तो 10 की पावर 6 लिखना है, 15 को नेगलेक्ट मान लो, सिंपल 10 की पावर 6 ही भार हो जाएगा विलायक का। अब आगे सॉल्व कर लो। यहाँ पे सिंपल 15 है, बटे में 119.5 है, ऊपर 10 की आपका 1000 लिखा हुआ है, इसे 10 की पावर 3 लिख दो, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा 10 की पावर -6। सॉल्व करते 15 बटे में 119.5 और गुणे में 10 की पावर 3 से 10 की पावर -6 जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, ये दशमलव हटा लो, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 150 बटे में 119 और 5 मतलब 1195 गुणे 10 की पावर -3। आप कुछ नहीं करना, 1195 का आप भाग दे दो 150 पे, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर सकते हो, देखो आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा लो, 1500 कर दो इसे, और यहाँ पे एक 10 की पावर -1 कर दो, 10 की पावर -4, 1195। यहाँ पे समझो कैसे किया हमने, देखो क्या किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे एक 0 बढ़ाया मतलब 10, इस पे 10 का गुणा कर दिया, 150 पे 10 का गुणा किया तभी तो 1500 हुआ। तो एक 0 बढ़ाया तो यहाँ पे हमने एक घात भी बढ़ा दी, ठीक है। मतलब कि यार इस पे क्या किया, देखो इस पे ये किया 150 बटे में 1195, 10 की पावर -3 था, इस पर 10 की पावर 1 का और 10 की पावर -1 का गुणा कर दिया, ठीक है। 10 की पावर 1 का और -1 का गुणा हुआ तो 10 की पावर 1 का तो 150 से गुणा हो गया तो 1500 बन गया, और 10 की पावर -1 का 10 की पावर -3 से हो गया, 10 की पावर -4 बन गया। आप 1195 का भाग दे देना 1500 पे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जब आप 1195 का भाग दोगे 1500 पे तो आपका वैल्यू आएगी 1.255 गुणे 10 की पावर -4 और मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, यही मोललता आपकी आ जाएगी और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। ये मोललता आ जाएगी, देख सकते हो 1.255 × 10 की पावर -4। सिंपल देख सकते हो, कैलकुलेशन था, केवल विलेय का भार रखा, विलेय का अणुभार ये आया, विलायक का भार हमने 10 की पावर 6 से 15 घटाओगे, 15 बहुत छोटी वैल्यू तो उसको निगलेक्ट मान लो, 10 की पावर 6 रख दो। आगे सॉल्व कर लो, पूरा आपका 1.255 × 10 की पावर -4 मोल प्रति kg। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख सकते हो। सिंपल आपको 15 ppm में वैल्यू दी गई थी, आपको यहाँ पे पूरा समझ के पूरा निकालना था, ठीक है। तो सिंपल तरीके से हमने आपको समझाया, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 1.9, ठीक है। तो समझ में आ गया हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नोट कर लो इसको भी,
ठीक है, तो आप देखते भैया अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 1.13। ठीक है, और देख लो अभ्यास प्रश्न पे जो क्वेश्चन नंबर 1.10, क्वेश्चन नंबर 1.11, क्वेश्चन नंबर 1.12 ये थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, तो ये आप लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है, हम केवल न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1.13 आप लोग मिलाते चलना। क्वेश्चन है 6.56 × 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5.00 × 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, कैसे किया जाए आप लोग खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, देख सकते हो आपकी एथेन आपके पास एक गैस होती है, एथेन गैस होती, मेथेन गैस होती। ठीक है, तो आपसे कहा गया एथेन गैस जिसकी आपको भार दिया गया है या जिसकी मात्रा दी गई है 6.56 × 10⁻³ ग्राम युक्त एक विलयन है जिसमें एथेन का आपको आंशिक दाब दिया गया 1 बार। ठीक है, आप कह रहे हैं यदि विलयन में एथेन इतने ग्राम हो तो गैस का दाब बताओ। मतलब पहले कहा गया एथेन गैस इतने ग्राम है तो मतलब दाब उतना 1 बार। अगर आप गैस की मात्रा इतनी हो जाए तो गैस आप दाब बताओ। मतलब गैस की आपको 2 मात्राएं दी गई हैं, पहला गैस का दाब, दूसरा है। अब जब मात्रा दूसरी हो जाती है तो गैस का दाब आपको बताना है। ठीक है, तो इस पे आपका कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, सबसे पहले तो बात ये आती है फॉर्मूला कौन सा लगे। तो देखो आपने आपको हेनरी का नियम पढ़ाया गया था। हेनरी के नियम पे क्या था, आपको एक फॉर्मूला पढ़ा था, P समानुपाती होता है x के, मतलब गैस का आंशिक दाब समानुपाती होता है किसके, आपका विलेय के मोलस के। तो यहाँ पर से फॉर्मूला आता है P = KH × x। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, और एक फार्मूला इस पे और होता है कि जो घुली हुई गैस की मात्रा होती है वो दाब के समानुपाती होती। ठीक है, जो गैस की मात्रा होती है हेनरी के नियम के अनुसार, यहाँ पर से चाहो तो लिख लेना कि हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है भैया, हेनरी के नियम के अनुसार घुली गैस की मात्रा समानुपाती होती गैस के आंशिक दाब के। एक ये फॉर्मूला भी याद कर लेना आप लोग कि घुली गैस की मात्रा गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है भैया, घुली गैस की जो मात्रा होती है वो समानुपाती होती गैस के आंशिक दाब की। तो अगर घुली गैस की मात्रा को हम m मान ले, ठीक है, घुली गैस की मात्रा या घुले गैस के द्रव्यमान को m मान लिया जाए, समानुपाती का चिन्ह गैस के आंशिक दाब को P मान लिया जाए, तो m समानुपाती हो जाता है P के, ये समानुपाती का चिन्ह होता है। और यहाँ पर से फॉर्मूला आता है m = K × P, जहाँ K हेनरी नीयतांक होता है, m होता है गैस की मात्रा या गैस का द्रव्यमान, और P क्या होता है, गैस का आंशिक दाब। तो आपको यहाँ पे 2 द्रव्यमान आपको दिए गए हैं, पहला मात्रा या पहला द्रव्यमान ये दिया गया है, दूसरा द्रव्यमान ये दिया गया है, पहला गैस का दाब ये दिया गया है, दूसरा दाब पूछ रहा है। तो आप यहीं पर से निकाल सकते हो। देखो आपके पास 2 वैल्यू हैं, m1 की अलग है और m2 की अलग है। तो जब m समानुपाती होता है P के, तो यदि 2 आपके पास द्रव्यमान हो m1 और m2, तो आप यहाँ पर से फॉर्मूला बना सकते हो m1/m2 = P1/P2। ये आपका एक फार्मूला आ जाएगा। जब द्रव्यमान m1 और m2 हो और आपके दाब p1 और p2 हो, तो फार्मूला याद रखना m1/m2 = p1/p2। तो यहाँ पर से m1 की वैल्यू आपको दी गई है, ये देख सकते हो, नोट करते हैं। m1 बराबर है 6.56 × 10⁻³ ग्राम, मतलब गैस का दाब है, सॉरी गैस का द्रव्यमान या गैस की मात्रा पहला आपको दी गई है, और फिर उस पर दाब कितना होता है, P1 बराबर होता है 1 बार। P1 बराबर कितना होता है, 1 बार होता है। जब आपका विलयन में इतने ग्राम हो जाता है, m2 बराबर हो जाता है भैया 5.00 × 10⁻² ग्राम हो जाता है आपका द्रव्यमान गैस का, तब आपका गैस का आंशिक दाब क्या होगा ये बताना है। तो मतलब P2 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, m1 की वैल्यू आपको ये दी गई है, m2 की वैल्यू ये दी गई है, आंशिक दाब मतलब P1 की वैल्यू ये दी गई है, और P2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आराम से आप निकाल सकते हो, सारी वैल्यू रख देना है बस। तो m1/m2, m1 की वैल्यू रख दो 6.56 × 10⁻³ अपॉन, देखो m1/m2 है तो m2 की वैल्यू रखो 5.00 × 10⁻² बराबर P1/P2। तो P1 की वैल्यू है 1, तो 1 रख दो बटे P2 ही तो हमें निकालना है। तो अब आगे सॉल्व कर लो, निकाल लो P2। तो सिंपल देखो P2 का मान निकालना है, तो P2 को ले लो इधर साइड, तो P2 = आप देखो इस नीचे वाले का 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 ×
5.00 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में ये आपका नीचे आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻⁻3। देख लो ध्यान से, P2 का मान निकालना है, P2 को इधर ले लिया, इसे इस पे 1 पे गुणा किया तो 1 इंटू 5.00 इंटू 10⁻�2 बटे में 6.56 इंटू 10⁻⁻3। कुछ नहीं करना, P2 बराबर यहाँ पर से आ जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻2 बटे में 6.56 गुणे 10⁻⁻3। ठीक है, आप क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करो। P2 बराबर ये आपका 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो 5 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻3 ऊपर जाएगा प्लस का 3 बटे में 6.56। आगे सॉल्व करो। P2 बराबर 5 गुणे 10⁻3 से 10⁻2 जाएगा, 10⁻1 बचेगा और इसे आप क्या लिख सकते हो 5 और 10⁻1 बचेगा, 5 का 10 से गुणा 5 दाम 50 बटे में 6.56। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या हो रहा है। सिंपल देखो, जब 10⁻2 से 10⁻3 घटाओगे 1 बचेगा 10 की पावर, तो 10⁻1 का 5 से गुणा 50 आ गया बटे में 6.56। नीचे 2 अंक पे दशमलव हटा दो, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो। P2 इक्वल टू आ जाएगा 5000 बटा 656। सिंपल, कुछ नहीं करना, 656 का 5000 पे भाग देना। P2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.62 बार। ये आंसर आएगा P2 बराबर। ठीक है, यही आपका दूसरा वाला आंशिक दाब होगा आंसर। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। लो बस फॉर्मूला यहाँ पे देखना कि हेनरी के नियम के अनुसार एक फॉर्मूला तो ये होता है P बराबर KH इंटू एक्स। जहाँ पे ये फार्मूला यूज हो, मतलब गैस का आपको मोलंस दिया हो, वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा देना। जहाँ पे आपको अलग अलग मात्राएं दी हो M1 और M2 की, तो यहाँ वहाँ ये फार्मूला लगाना। घुली हुई गैस की मात्रा समानुपाती गैस का आंशिक दाब M समानुपाती P, मतलब M1 बटा M2 बराबर P1 बटा P2। M1 M2 ये है, P1 P2 ये है, P2 की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको निकालना था। आशा करते ये 1.13 वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो आज की वीडियो पे यार इतना ही रहने देते हैं। आप जो अगला वीडियो आएगा उस पे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1.13 के आगे के जितने भी हैं। ठीक है, हम आपको केवल यार न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं। जितने भी न्यूमेरिकल हैं NCERT के अभ्यास प्रश्न वाले वही न्यूमेरिकल। ठीक है, थ्योरी पोर्शन वाले थ्योरी तो हमने आपको पढ़ाई दी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। 1.13 हो गया। आप मिलेंगे इसके अगले वीडियो पे जिस पे 1.13 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे थे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पे जाके आप मस्त तरीके से इसके पहले के दोनों पार्ट देख सकते हो, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, और थ्योरी भी इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट है, विलियन चैप्टर की, तो प्लेलिस्ट पे सारे वीडियो है। ठीक है, और यार चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री दोनों की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे दोनों की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, तो मस्त तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो शेयर किया करो, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।